हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस्ड 2014 का और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन का फिगर हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है। इसमें कुछ चीजें हमने खुद से भी ऐड कर रखी है। क्या ऐड कर रखा है? तो क्वेश्चन में जो दिया गया डाटा है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमको बार बार डाटा ना देखना पड़े, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना ना पड़े। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर बाकी तो हमने यहाँ पर सारी चीजें लिखी रखी हैं, तो यहीं से देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, A glass capillary tube is the shape of truncated cone with an apex angle alpha so that its two ends have cross sections of different radii. When dipped in water vertically, water rises in it to a height h, where the radius of its cross section is b. If the surface tension of water is s, its density is rho, and its contact angle with glass is theta, the value of h will be. तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। हो सकता है अभी क्वेश्चन समझ में आपको ना आया हो, तो फिगर से भी एक बार क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को रखते हैं और क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। तो देखिएगा, इन्होंने ये बोला है कि एक ग्लास की कैपिलरी है, किस शेप की? कोन की शेप की। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस कैपिलरी का जो शेप है वो कोन के जैसा है ना। तो कोन के शेप की एक कैपिलरी है। ये एंगल अल्फा बोला गया है। ये भी बोला गया है कि यहाँ पर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस की रेडियस अलग अलग होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। आप देख सकते हो नीचे जो क्रॉस सेक्शन है इसकी रेडियस तो निग्लिजिबल है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो हर एक क्रॉस सेक्शन की रेडियस भी बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन की रेडियस तो अलग अलग होगी ही, क्योंकि नीचे तो पतला है, ऊपर मोटा होता जा रहा है ना। क्योंकि कौन है तो ऐसे नीचे तो पतला रहेगा, ऊपर मोटा होता जाएगा, तो हर एक क्रॉस सेक्शन की रेडियस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी नीचे से ऊपर की ओर। तो रेडियस तो अलग अलग होगी ही। ठीक है, अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है। आगे इन्होंने ये बोला है कि इस कैपिलरी को वर्टिकली इसमें डुबा दिया जाता है, इस वाटर में। तो जैसे ही आप डुबाओगे तो क्या होता है कि इसमें h हाइट तक वाटर ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, इस सरफेस से h हाइट तक ऊपर वाटर इसमें चढ़ जाता है, ऐसा बोला गया। और ये बोला गया कि जो हाइट h है, यहां पर जो इसका क्रॉस सेक्शन मिल रहा है इस कैपिलरी का, उसकी रेडियस भी है, ये बोला गया है। अब आगे ये बोला गया है कि इस लिक्विड के लिए अगर सरफेस टेंशन s है, इसकी डेंसिटी रो है, और यहाँ पे ग्लास और लिक्विड के लिए अगर कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो ये हाइट h कितनी होगी। कहने का मतलब हमें ये बताना है कि जैसे इसको वर्टिकली इसमें डुबाया गया तो इसमें कितनी हाइट तक वाटर चढ़ जाएगा, ये हमको बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर इसका अलग सा फिगर मैं एक बना लूंगा जो कि दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या फिगर दिया गया था, तो ये ऐसा फिगर दिया गया है, ऐसा, इसमें ऐसा वाटर चढ़ा हुआ दिख रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है इन्होंने जो सरफेस दिखाई है वो फ्लैट दिखाई है, लेकिन एक्चुअल में ये जो सरफेस होगी वो ऐसी होगी, ऐसे। क्योंकि ये वाटर है, ये ग्लास है, तो वाटर और ग्लास के बीच में जो फ्री सरफेस का शेप होता है वो ऐसा होता है। फ्री सरफेस का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, अब फ्री सरफेस का शेप कैसा होगा ये अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है। हो सकता है कहीं पर ये शेप ऐसा भी नजर आ जाए, कहीं पर ये फ्लैट ही नजर आ जाए। तो फिलहाल वाटर और ग्लास के लिए शेप ऐसी आती है, और जब शेप ऐसी आती है तो वाटर ऊपर चढ़ता है, जब शेप ऐसी आती है तो वाटर इस लेवल से नीचे चला जाता है, और ऐसी शेप पर ना तो ऊपर जाता ना तो नीचे आता। अब हम ये देखने वाले हैं कि इस शेप के लिए वाटर ऊपर क्यों चढ़ा होगा। देखते हैं, यहां पर एक चीज देखें, मान लीजिए ये कोई वाटर की या किसी भी लिक्विड की कोई ड्रॉप है। ठीक है, मान लीजिए इसका शेप स्फेरिकल है, इसकी रेडियस r है, और इसके लिए इस लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन s है, ऐसा मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि बाहर एयर है, तो बाहर एक पॉइंट ले ले, तो यहां पर प्यारे बच्चों प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट। अंदर अगर देखें तो अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर देखें तो कितना होगा, तो ये होता है P नॉट प्लस 2s/r। क्या होता है, P नॉट प्लस 2s/r। ठीक है, यहां अंदर हर जगह लिक्विड भरा हुआ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अंदर 2s/r से प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बाहर के मुकाबले अंदर 2s/r से प्रेशर बढ़ जाता है। कब? जब इसमें एक ही फ्री सरफेस हो, यानी एक तरफ एयर हो। अगर यहाँ के बबल को लेते, बबल को, तो क्या होता, दोनों तरफ एयर होती तो दो फ्री सरफेस हो गई। ऐसे भी प्यारे बच्चों यहाँ पर अंदर जो प्रेशर दिखाई देता वो कितना दिखाई देता, इतना। बाहर अगर P नॉट है तो अंदर इतना दिखाई देता। कहने का मतलब अगर दो फ्री सरफेस है तो 4s/r से प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट है। यहां पे हमने ये देखा कि मान लीजिए ऐसे हमारे पास कर्वेचर है कोई, तो क्या होगा, इधर का अगर प्रेशर P नॉट है तो कॉन्केव साइड पर, ये कॉन्केव साइड है ये, तो कॉन्केव साइड पर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, अगर यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है यानी एक फ्री सरफेस है तो यहाँ पे 2s/r से बढ़ जाएगा, और अगर दोनों तरफ एयर है, दो फ्री सरफेसेस है, तो 4s/r से बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पे कहानी कुछ ऐसी है, यहां पे ये फ्लैट नहीं है, कर्व टाइप का है, इसलिए यहां पे एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखिएगा यहां पे ऊपर तो एयर है, तो यहां इस साइड तो प्रेशर पी नॉट होगा, जैसे ही आप इस साइड है तो क्या होगा प्यारे बच्चों। अब एक चीज देखिए, यहां पर हम उल्टा भी बोल सकते थे, अगर इस साइड पर, अगर कॉनकेव साइड पर प्रेशर 2s/r से ज्यादा था, तो अगर हम कॉनकेव से कॉन्वेक्स साइड जाएंगे तो प्रेशर 2s/r से कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उल्टा चले, भाई इधर से इधर आए थे तो 2s/r से बढ़ा रहे थे, अगर हम यहां से इधर है, मतलब इधर पर प्रेशर मान ले P और हम इधर जा रहे हैं, तो इधर प्रेशर हो जाएगा P माइनस 2s/r, यही हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था P नॉट, तो जैसे ही आप इधर आए ना कॉनकेव से कॉन्वेक्स साइड, तो 2s/r से प्रेशर घट जाएगा। क्यों? अब देखिए इसमें एक ही फ्री सरफेस है, नीचे से तो इधर सब जगह लिक्विड है, एक ही साइड पर एयर है, तो एक फ्री सरफेस है, इसलिए 2s/r का अंतर आएगा, डिफरेंस है ना। अदरवाइज इसमें 4s/r का भी आ सकता था। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर 2s/r का डिफरेंस आएगा, और इसमें कितना डिफरेंस आ गया तो देखो, क्या यहाँ पर प्रेशर दिखेगा, तो ये इतना दिखेगा, ये कम हो जाएगा इतने से प्रेशर, क्योंकि हम कॉनकेव से कॉन्वेक्स साइड पर आ रहे हैं, तो इतना प्रेशर यहाँ पे दिखाई देगा। अब एक चीज देखो, हम ये जानते हैं कि लिक्विड के फ्री सरफेस में हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम होता है, ये हम सब जानते हैं। तो देखो इधर भी एयर है, तो अगर इधर किसी पॉइंट को ले लूं मैं, तो एयर के कारण किसी पॉइंट पर प्रेशर देखो तो P नॉट होगा, है ना। अब अगर एक पॉइंट पर प्रेशर P नॉट हो गया है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर P नॉट का ही प्रेशर होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्री सरफेस है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे P नॉट का प्रेशर होना पड़ेगा, यानी कि इसकी कैपिलरी के अंदर ये जो सरफेस का भाग है, यहाँ पर भी अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो उसका प्रेशर भी P नॉट ही नजर आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम ये भी जानते हैं कि अगर हम h डिस्टेंस नीचे आ जाए वर्टिकली, जब वेजल कहीं मूव ना कर रहा हो, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, वेजल किसी एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रहा है, चुपचाप ठहरा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम h डिस्टेंस नीचे आए तो ρgs से प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो अब देखो यहाँ का प्रेशर तो इतना निकल के आया, अब ये हाइट आपको h बताई गई है क्वेश्चन में। ठीक, अगर हम h डिस्टेंस नीचे आ जाए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या लिखूंगा, तो ये जो प्रेशर था वो प्लस कितना प्रेशर बढ़ गया होगा, तो ρgh, इतना प्रेशर बढ़ गया होगा क्योंकि हम h डिस्टेंस नीचे आए। अब ये प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए, P नॉट के, क्योंकि इस लेवल पर हर एक पॉइंट का प्रेशर P नॉट है, तो प्यारे बच्चों ये P नॉट के इक्वल होना चाहिए। अब इसको जैसे ही कैंसिल करोगे तो ρgh कितना मिल गया, 2s/r। अब यहां से h की वैल्यू हमको निकालनी है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगी h की वैल्यू। तो यहां से फिजिक्स का काम खत्म, हमें अब r की वैल्यू निकालनी है, वो मैथमेटिक्स से हम निकालेंगे। तो चलिए सब चीज साफ करते हैं फिर निकालते हैं। चलो इसको साफ कर लो फिर हम निकालते हैं, इसको भी साफ कर लो। चलो ये वाला एक्सप्रेशन हमको चाहिए, तो इसको रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे और क्या था, ρgr। ठीक है, चलो अब इधर देखो, हम फिर से फिगर को बनाने जा रहे हैं, ये हमने बनाया, ये ठीक है, ऐसे अपनी कैपिलरी थी, ये कैपिलरी है, ठीक है, ऐसे यहां पे ऊपर का फ्री सरफेस ऐसा था, ऐसा था। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां भी ये आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसकी इस कर्वेचर की जो रेडियस है वो आर है। ठीक, इसी आर की वैल्यू हमें निकालना। अब देखिए ये जो कर्वेचर है ये एक स्फीयर का भाग है, उस स्फीयर को अगर हम कंप्लीटली बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, इस स्फीयर को कंप्लीट कर लो ऐसे, ये कंप्लीट स्फीयर होगा, यानी कि इस स्फीयर की रेडियस है ना, तो इस स्फीयर की रेडियस होगी, मान लीजिए इसका सेंटर यहां है, तो ये इसकी रेडियस है, इस आर की वैल्यू हमें निकालना है। अब एक चीज देखो क्या बच्चों, ये टोटल एंगल अल्फा था, हमने अभी देखा हुआ है। यहां पर अगर मैं वर्टिकली यहां पे ये लाइन खींच लूं, यहां इसके वर्टेक्स से इसको मिला दूं, तो प्यारे बच्चों ये एंगल α/2 हो जाएगा, आधा एंगल हो जाएगा। ये टोटल एंगल अल्फा था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, α/2। अब यहां से एक और वर्टिकल लाइन में खींच लेता हूं, ये एक और वर्टिकल लाइन खींच लेता हूं, तो देखो ये भी वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, ये एक टेढ़ी लाइन है, तो प्यारे बच्चों ये एंगल अगर α/2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी α/2 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पैरेलल हो गई ये दोनों लाइन, तो ये एंगल α/2 है, अगर ये α/2 है तो, है ना। अब देखो यहां पे कॉन्टेक्ट एंगल थीटा बताया गया है। अब कॉन्टेक्ट एंगल आपको पता होना चाहिए, तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है, तो मटेरियल और लिक्विड के फ्री सरफेस के बीच का एंगल ही कॉन्टेक्ट एंगल होता है। इसको यहां पर देखिएगा, मान लीजिए मटेरियल है, मान लेते हैं ग्लास, ठीक है, ग्लास ही ले लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे वाटर की ड्रॉप है, ये वाटर की ड्रॉप है, अंदर तो वाटर ही होगा, ये वाटर ही तो है ना, ये सब जगह वाटर ही है,
लेकिन वाटर की फ्री सरफेस और मटेरियल के बीच का एंगल मैंने बोला है। तो फ्री सरफेस का है, तो फ्री सरफेस तो ऊपर वाली सरफेस होगी, है ना। तो फ्री सरफेस से मतलब है यहाँ पर फ्री सरफेस को देखो, और मटेरियल क्या है, ग्लास, इसके बीच का एंगल देखना। तो ये एंगल फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस ये है ना, तो यहां से लेकर के ये मटेरियल के बीच ये एंगल, और इधर से देखो तो ये कॉन्टेक्ट एंगल है। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका है, जहां पर ये मटेरियल से कांटेक्ट में है, ये फ्री सरफेस मटेरियल से कहां पर कांटेक्ट पर है, यहां पर, यहां से लिक्विड के फ्री सरफेस पर एक टेंजेंट डाल लो, टेंजेंट। अब टेंजेंट से जिधर लिक्विड है उधर का एंगल ले लो, इधर लिक्विड मिल रहा है तो इधर का ये एंगल ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांटेक्ट एंगल। इधर का एंगल नहीं ले लेना क्योंकि इधर तो लिक्विड है नहीं, ठीक है, इधर या तो एयर होगा या तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें जिधर लिक्विड मिल रहा है उधर का एंगल लेना है। ऐसे ही अगर यहां पर देखना है तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, इसमें ऐसे टेंजेंट डाल लो और लिक्विड के साइड का एंगल ले लो, इस साइड का नहीं, ये गलत। तो ये कांटेक्ट एंगल होता है। अब यहां पर देखिए कांटेक्ट एंगल क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पे जो इधर सब जगह लिक्विड है, लेकिन मैं लिक्विड बना नहीं रहा ताकि हम स्पष्टता चीजों को समझ पाए, बस ये समझो कि लिक्विड इधर सब जगह भरा हो। तो ये अपना क्या है, देखो लिक्विड के फ्री सरफेस पर हमें टेंजेंट डालना है, और कहां से, कांटेक्ट पॉइंट से। तो कांटेक्ट पॉइंट कहां है, ये ग्लास है और ये लिक्विड की सरफेस है, फ्री सरफेस, तो इनका कांटेक्ट कहां पर है, यहां पर, ठीक है। हमको फिगर में ऐसा दिख रहा है कि कांटेक्ट पर यहां पर है, एक्चुअल में ये हर जगह कांटेक्ट पर है, पूरा थ्रू आउट द सर्कुलर कांटेक्ट, एक सर्कुलर कांटेक्ट होगा, और ये सर्कल कितना है, रेडियस b का सर्कल है, ठीक है। फिलहाल हम 2 डायमेंशन फिगर पर है, तो यहां से समझ लेते हैं। देखिएगा यहां पर इस पॉइंट पर एक कांटेक्ट में नजर आ रहे हैं, तो हमको क्या करना है, लिक्विड के फ्री सरफेस पर इस कांटेक्ट पॉइंट से टेंजेंट डालना है, ये डालिए। एंगल किधर का लेना है, जिधर लिक्विड हो, तो लिक्विड तो अंदर की साइड होगा, बाहर साइड तो कुछ नहीं है ना, एयर है, तो यहां इधर साइड का ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब इधर समझो, ये जो है ना, यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, इसकी रेडियस आपको बी बताई गई है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका डायमीटर हो गया, और इसकी ये यहां से यहां तक हाफ डिस्टेंस बी हो गई। तो प्यारे बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, ये यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी, यहां से यहां तक खींच लोगे तो डायमीटर हो जाएगा, तो ये बी है। अब समझो प्यारे बच्चों, ये वर्टिकल लाइन है, ये डॉटेड लाइन वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इनके बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये एंगल α/2 है, ये थीटा है, तो ये एंगल पूछो तो कितना हो जाएगा, तो देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में टोटल एंगल 90 डिग्री है, ठीक। ये एंगल और ये एंगल मिलकर के हो गए थीटा प्लस α/2, तो इसको चाहिए हमें, तो क्या करें, 90 डिग्री में से थीटा प्लस α/2 को घटा दो, ठीक है, तो निकल जाएगा। अब देखो, अब आगे देखो, ये आप जान रहे हो कि इस स्फीयर पर ये टेंजेंट है, अभी हमने टेंजेंट ही तो खींचा ना, हमने क्या बोला कि टेंजेंट खींचते हैं, तो ये टेंजेंट है, इस सरफेस पर टेंजेंट है, ठीक है, इस स्फीयर के सरफेस पर किसी पॉइंट पर ये टेंजेंट है, और ये इसकी रेडियस है। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो प्यारे बच्चों इनके बीच में फिर से 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये एंगल हम लोग जानते हैं ये इतना है, तो ये एंगल देखना हो तो कितना हो जाएगा, तो ये टोटल एंगल तो 90 है, तो इतने एंगल को 90 से घटा दे तो निकल जाएगा। तो इस एंगल को 90 से घटा दो, तो जैसे ही घटाओगे तो ये कंडीशन ऐसी नजर आ जाएगी, और ये जो एंगल है ये इतना नजर आ जाएगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा अलग से बना करके आपको दिखा देता हूं। ये कंडीशन कुछ ऐसी है, ये डिस्टेंस b है, ये एंगल थीटा प्लस α/2 है, और ये डिस्टेंस r, यहां से यहां तक हमें वैल्यू चाहिए r की। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री से अगर आप cos थीटा प्लस α/2 की वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगा, b/, बिल्कुल यही हो जाएगा। हमें वैल्यू चाहिए r की, तो r देखो क्या हो जाएगा, b/ cos थीटा प्लस α/2। इसी चीज को उठाकर यहां पर रख देना है, तो जैसे ही आप रखोगे तो नीचे मिल जाएगा b, ऊपर मिल जाएगा cos थीटा प्लस α/2। तो प्यारे बच्चों यही रहेगा इसका आंसर। आशा करता हूं कि आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।